नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी हर घंटे इंटरनेशनल हेडलाइन बना रहे हैं। मोदी आज जो बाइडेन, ऋषि सुनक और इमैनुअल मैक्रोन से मिले और युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला बताया, जिसे 20 सबसे ताकतवर देशों ने माना भी। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया। पिछले 3 साल में मोदी और जिनपिंग का यह पहला हैंडशेक है। गलवान रैली में टेंशन के बाद मोदी और जिनपिंग पहली बार मिले, खुलकर बातें करते दिखे। बाली में इस वक्त भी मोदी एक मीटिंग में बिजी हैं। इंडोनेशिया में 20 देशों के नेता हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली नरेंद्र मोदी ही दिख रहे हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि यह मोदी का बेस्ट टाइम चल रहा है। मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि उनकी बात कोई नहीं काटता। मोदी ने आज कुछ बातें कैमरे पर कही, बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो कैमरे पर नहीं हैं। जो बातें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, वो सारी डिटेल इस रिपोर्ट में है। जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां नरेंद्र मोदी आनंद में डूब जाते हैं। जहां 86% मुसलमान आबादी है, प्रधानमंत्री वहां भी अलग वाइब्रेशन फील करते हैं। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। सोचिए, कुछ लोग सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हर वक्त नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी बताते हैं। ऐसे लोग इन तस्वीरों की सही एनालिसिस नहीं कर पाते। हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। इंडोनेशिया में 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया में हिंदू आबादी सिर्फ 40 लाख है, यानी हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी 58 गुना ज्यादा है। इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों के बीच पहुंचे तो वहां किसी का जाति धर्म नहीं पूछा। बाली में मोदी को देखने, मोदी को सुनने जितने हिंदू आए, उससे 10 गुना ज्यादा मुसलमान आए। अगर किसी को लगता हो कि सिर्फ हिंदू ही मोदी मोदी करते हैं, तो वो बाली की इन तस्वीरों को एक बार फिर से गौर से देख लें। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतवंशियों को गौर से सुन लें। भारत में मुस्लिम ऑडियंस को सामने बिठाकर तुष्टीकरण वाली बातें करने की परंपरा रही है। नरेंद्र मोदी ने नया रिवाज डाला है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में मुस्लिम ऑडियंस को सामने बिठाकर मोदी ने धर्म और संस्कार की बातें की, परंपरा की बात की, दोस्ती और मैत्री की। प्रधानमंत्री ने 8 बार श्री गणेश का नाम लिया, 4 बार अयोध्या और श्री राम का जिक्र किया, 3 बार द्वारका और 4 बार श्री कृष्ण का नाम लिया। मोदी ने गंगा का जिक्र 5 बार किया, 6 बार ओडिशा, 4 बार तमिलनाडु, 5 बार गुजरात और 27 बार भारत बोले। मोदी ने रामायण, महाभारत, संक्रांति, एकादशी व्रत, पूर्णिमा का व्रत, सूर्य की उपासना, माता सरस्वती और भगवान विष्णु की पूजा पर बात की। पहले सुना था, तो फिर जकाता में आते थे हम नहीं, मौका नहीं मिला था जाने के लिए, पर इस समय हम जाने का मौका मिला है। बाली में आए, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। पहली बार हमने और टाइम हमने टीवी न्यूज़ में देखते थे, मगर
इनका अपने सामने देखने फर्स्ट टाइम है। वो जो कंट्री के लिए करते हैं वो चीज़ें अच्छी लगती है। अच्छा, और जो दूसरी सिटी में जाकर उनको प्रोवोक करते हैं कि इंडिया बेस्ट है। सब भारत की लीला गा रहे थे। मेरी मदर लॉ स्पेशली आई है जकार्ता कहाँ से आप? जकार्ता से आई हैं? जकार्ता। मोदी जी को सुनने के लिए खास फ्लाइट लेकर आई है। खास फ्लाइट लेकर आई हैं आप? ऑफ कोर्स यस। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होंगी। बहुत अभी तो टीवी में देखते थे, आज पहली बार डायरेक्ट मुलाकात होंगी हमारी। नरेंद्र मोदी जिस वक्त इंडोनेशिया के बाली में थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस ने भगवा टोपी और भगवा टीके में राहुल गांधी की तस्वीर फैलानी शुरू कर दी। इसे अलग अलग हैंडल से वायरल किया गया। मोदी इस चक्कर में नहीं फंसे। भारत ने अपनी नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन उनको डिवाइडर बताते हैं, मगर इंडोनेशिया में मोदी कनेक्टर के रोल में दिखे। उन्होंने इंडोनेशिया को इंडिया से, हिमालय को अंगुआ पर्वत से, गंगा को इंडोनेशिया की नदी तीर्थ गंगा से जोड़ दिया। करते वो अयोध्या आए थे। आपको याद होगा दिवाली के समय भारतीय नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाने पर कितनी राजनीति हुई थी। नरेंद्र मोदी ने आज उससे आगे की बात की। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है। सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं। और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने पर भी वहां हिंदू परंपरा समृद्ध है। इंडोनेशिया के कई मुसलमान अब भी अपना हिंदू नाम रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि आज वो भले ही इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन उनके पूर्वज हिंदू थे। नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को गर्व करने का मौका देते हैं, सीना चौड़ा करने का अवसर देते हैं। मोदी सिर ऊंचा करके चलने का बहाना देते हैं। इंडोनेशिया के बाली में 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता मौजूद हैं, लेकिन ये कहने का सामर्थ्य सिर्फ मोदी जुटा पाए कि अब सबसे बड़ा काम भारत ही करेगा, सबसे मुश्किल टास्क भारत ही पूरे करेगा, सबसे विशाल कंस्ट्रक्शंस भारत ही करेगा। दुनिया में जो बेस्ट होगा वो अब भारत ही करेगा। भारत अपने 5वें 6ठे नंबर पर रहकर संतोष नहीं करेगा, मोदी उसे नंबर 1 पर लाएंगे। वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है।
और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। दो 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर और घर ऐसे नहीं बनता है, जब घर मिल जाता है ना तो इंसान रातों रात लखपति बन जाता है। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। पिछले 7-8 साल में भारत ने 55,000 किलोमीटर 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। यानी स्केल बता रहा हूं मैं, पूरी धरती के लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बराबर है। अमेरिका की आबादी के बराबर नए बैंक खाते, ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर नए घर, अमेरिका और यूरोप की आबादी से 2.5 गुना फ्री टीके, धरती के 1.5 चक्कर के बराबर हाईवे। नामुमकिन को मुमकिन मोदी ही करते हैं। मोदी के काम से हिंदू और मुसलमान दोनों को फायदा होता है। मोदी छोटी से छोटी घटना को भी याद रखते हैं। 4 साल पहले वो इंडोनेशिया गए थे तो वहां पतंग उड़ाई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने पतंगबाजी को बढ़ावा दिया था। पतंग को संक्रांति महोत्सव से जोड़कर मोदी ने पतंग बनाने में लगे 40,000 मुस्लिम परिवारों की जिंदगी संवारी थी। मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यानी 2001 में पतंग का कारोबार 35 करोड़ का था। 2014 आते आते मोदी ने उसे 500 करोड़ तक पहुंचा दिया, यानी 13 साल में 14 गुना का इजाफा। 2021 में पतंग का कारोबार बढ़कर 700 करोड़ का हो गया। रियल टर्म में देखें तो 20 साल में पूरी 20 गुना की बढ़ोतरी। गुजरात में पतंग बनाने और बेचने के काम में ज्यादातर मुसलमान परिवार लगे थे। मोदी ने उनकी किस्मत संवार दी। गुजरात से हजारों किलोमीटर दूर बाली में मोदी ने पतंग का जिक्र करके गुजरात के मुसलमानों को भी मैसेज दिया। पतंग उड़ाने में मुझे जो मजा आया था, हम दोनों पतंग उड़ाने चले गए थे, वो अद्भुत था। और मेरी तो गुजरात में संक्रांति पर पतंग उड़ाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है। और मुझे पता है यहां इंडोनेशिया में भी संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाई जाती है। यहां पास में, और ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। बाली में प्रधानमंत्री को करीब से देखने आए, मोदी को करीब से सुनने आए लोगों से
इंडिया टीवी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने बात की। इनकम काफ़ी है क्योंकि इन्होंने जो देश को बदला है 2014 से, तो जो उन्होंने काम किया ये ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बता रहे हैं कि कोई मान लो हवा में बोलते हैं कई लोग जो अपोजिशन पार्टी, रियल काम 300 मिलियन खाते खोलने और सब डायरेक्ट ट्रांसफर और कई ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, मैं जकार्ता से आई हूँ। वैसे भारत में राजस्थान की निवासी हूँ और यहाँ जकार्ता से आई हूँ। प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल की बात की और भी बहुत सारी चीज बात की, इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों की बात की। जी, जो उन्होंने बताया कि कैसे महाभारत कितना एक है। महाभारत जो यहाँ कृष्ण और वहाँ वो कृष्ण की नगरी से आए और यहाँ महाभारत का इतना लोग एक महाभारत के एक कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी को कितनी जानकारी। और प्रवासी भारतीय दिवस में आने का न्योता मिला है पीएम से, आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ज़रूर करेंगे। कोशिश ज़रूर करेंगे। कैसा रहा आज अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहा। उनको आमने सामने देखकर कुछ और ही फीलिंग है वो, जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वर्ड्स में। उनकी जो एक एनिग्मा जो है, एक फीलिंग है, जो एक वो जो पर्सनालिटी है, वो बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। भारतवंशियों के साथ मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने दुनिया को शांति वाला संदेश दिया। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर नेताओं को सामने बिठाकर मोदी ने कहा कि युद्ध से नहीं, शांति से ही दुनिया चलेगी। मोदी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय के वर्ल्ड लीडर्स ने युद्ध रोकने के फैसले लिए थे। अब G20 समिट में बैठे वर्ल्ड लीडर्स को फैसला लेना है। मोदी के इंटरनेशनल दुश्मन ताक लगाकर बैठे थे कि जब अमेरिका और रूस दोनों के लीडर सामने होंगे तब मोदी यूक्रेन पर क्या लाइन लेंगे। मोदी ने खरी खरी बात की। SCO समिट में प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं, युद्ध से समाधान नहीं निकलता। उसी बात को मोदी ने बाली में आगे बढ़ाया। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी सेशन में मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में अनाज का संकट बढ़ा है, युद्ध के कारण तेल और गैस का संकट बढ़ा है, युद्ध के कारण कई देशों में बिजली संकट बढ़ा है। मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर जो कहा वही G20 की लाइन बन गई। बाली में मोदी ने दोस्त और दुश्मन की पूरी पहचान कर ली। नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को इसका संदेश भी दे दिया। मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले तो ऐसी गर्मजोशी दिखी। समिट में मोदी और बाइडेन एकदम करीब करीब बैठे। बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती दिखेगी। लेकिन जिनपिंग को मोदी से मीटिंग के लिए डिनर तक वेट करना पड़ा। मोदी और जिनपिंग मिले तो माहौल बढ़िया था। दोनों ने हाथ मिलाए और बातें भी की। मोदी जो भी करते हैं उनके सियासी दुश्मन 100 दूरबीन लगाकर देखते हैं। बाली में दुनिया के 20 महाबलियों के बीच मोदी की इन तस्वीरों को भी उनके सियासी शत्रु बड़े गौर से देख रहे हैं। वो गलतियां ढूंढ रहे हैं, मोदी की कोई चूक खोज रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब तक उनको कोई मौका नहीं दिया है। प्रधानमंत्री एक साथ नेशनल ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। इंडोनेशिया में रहने वाली इंडियन कम्युनिटी आज बम है, क्योंकि मोदी से उन्होंने जितना चाहा था उससे ज्यादा मिला है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक, मिडिल क्लास फैमिली से लेकर अमीर फैमिली तक, 18 साल से 40 साल की एज ग्रुप के लड़के लड़कियों तक सबको शॉक कर देने वाली एक क्राइम स्टोरी में आज एक और चौंकाने वाली बात पता चली। सोचिए, आफताब के घर में फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश के टुकड़े पड़े थे और उसी दौरान डेटिंग ऐप से आफताब ने एक और लड़की से दोस्ती करके उसे अपने घर पर बुला लिया। एक बार फिर सुनिए, घर के अंदर लाश थी, लिव इन पार्टनर का कत्ल किया जा चुका था और मर्डर करने वाला शख्स उसी दिन डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को घर पर इनवाइट करता है, उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या श्रद्धा के अलावा
कोई और भी विक्टिम है? क्या श्रद्धा से पहले भी किसी की हत्या हुई? क्या श्रद्धा के मर्डर के बाद भी किसी और लड़की का मर्डर हुआ? इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने भी इस मर्डर की फुल इन्वेस्टिगेशन की है। मर्डर के लिए आफ्ताब ने चाकू कहां से खरीदा? चाकू की धार चेक करने के लिए उसने क्या किया? 18 मई को मर्डर हुआ, लेकिन 18 मई से ठीक 1.5 हफ्ते पहले क्या हुआ था? हैरान कर देने वाले खुलासे, चौंकाने वाली डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। 1 या 10, 35 टुकड़े या 350 टुकड़े, एक श्रद्धा या एक से ज्यादा, सिर्फ दिल्ली में एक को मारा या दिल्ली से बाहर भी कई और लड़कियों को आरी से काट डाला। आफ्ताब पूनावाला उर्फ हंगरी छोकरो कितनी लड़कियों के खून का प्यासा था? क्या इन्हीं जूतों को पहनकर उसने आरी या चाकू चलाया? क्या इसी लाल रंग के कंबल और सफेद रंग की चादर में लाश छिपाई? क्या इसी सेलोटेप से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसका मुंह बंद किया? क्या खून से सने फर्श को साफ करने के लिए हत्यारे ने इसी ब्लू रंग के वाइपर को हथियार बनाया? श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आफ्ताब किस दुकान पर पहुंचा? दुकान पर पहुंचकर उसने क्या पूछा? कितना बड़ा चाकू खरीदा? कितने गार्बेज बैग खरीदे? आफ्ताब ने चाकू की धार चेक की, हाथ में कट लगाया, खून निकला तो किस डॉक्टर के पास गया? वहां जाकर उसने क्या कहा? 18 मई को मर्डर, 19 मई को फ्रिज का ऑर्डर, बिल पर आफ्ताब का नाम और फ्रिज खरीदने की तारीख। सबूत ये। छतरपुर चौक के पास की ही एक दुकान से उसने एक चाकू खरीदा था। कितना बड़ा नाइफ खरीदा था कुछ उसने बताया। लाउड वॉइस से बात कर रहा था और हाइपर और अग्रेसिव लग रहा था वो। आफ्ताब उसका नाम है। उसने अपना मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, अपना हाउस नंबर दिया हुआ है और ये 19 मई यानी कि 19 मई आज से करीब 6 महीने पहले का ये बिल है। जंगल में एक गहरी खाई भी है। इस गहरी खाई में भी उन बॉडी के टुकड़ों को डंप किया हो सकता है। ये देखिए, जहां से मैं जा रहा हूं, यहां से भी आफ्ताब जो है इन घने जंगलों में गया था। सवाल कई हैं, कुछ के जवाब मिल गए हैं, कुछ के अभी तक मिले नहीं हैं। साजिश इतनी बड़ी है कि इंटरनेट पर इस वक्त हर कोई बस आफ्ताब पूनावाला का नाम ही सर्च कर रहा है। तो क्या श्रद्धा इकलौती नहीं थी? कई और लड़कियां थीं जिन्हें आफ्ताब ने अपना शिकार बनाया। डेटिंग ऐप के जरिए इस हत्यारे ने कितनी लड़कियों को फंसाया, कहां कहां बुलाया, वो मुंबई में किन किन से मिला, दिल्ली में किस किस के टच में आया, पूरी डिटेल आगे देंगे। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले हत्यारे ने मर्डर का प्लान कैसे बनाया, कब बनाया, मर्डर का आइडिया उसे कहां से आया, पहले आपको ये बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में कबूल किया है कि 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े की वजह थी श्रद्धा का शक। आफ्ताब दूसरी लड़कियों से भी बात किया करता था। यह बात श्रद्धा को पसंद नहीं थी, इसीलिए अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। 18 मई को भी बिल्कुल यही हुआ था। बस उसी वक्त आफ्ताब ने तय कर लिया कि वो श्रद्धा की जान लेकर रहेगा। श्रद्धा का मर्डर कैसे करना है, मर्डर के बाद लाश कैसे गायब करनी है, हत्यारे को इसका आइडिया डेक्स्टर नाम की वेब सीरीज से आया जो उसने पहले से देख रखी थी। इस वेब सीरीज के एक सीन का स्क्रीनशॉट देखिए। कैसे चाकू इस सीन में दिखाया गया, आफ्ताब ने वैसा ही चाकू खरीदा। सीन में दिखाया गया है कि लाश काटते वक्त चेहरे को कैसे ढकना है। आफ्ताब ने यकीनन इसी को फॉलो किया होगा। मर्डर के बाद लाश को चाकुओं से काटकर कैसे गार्बेज बैग में रखनी है, वेब सीरीज के इस सीन को आफ्ताब ने रियल में इनेक्ट किया। फ्रिज में बॉडी पार्ट्स रखने का आइडिया भी आफ्ताब को इसी वेब सीरीज से आया। लाश को जंगल में कब और कैसे फेंकना है, यह भी आफ्ताब ने इस वेब सीरीज से ही सीखा। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। श्रद्धा की हत्या की तारीख 18 मई थी, लेकिन आफ्ताब ने कत्ल की साजिश 1.5 हफ्ते पहले से ही रच ली थी और इसकी वजह थी श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से आफ्ताब के रिश्ते।
सूत्रों के मुताबिक कत्ल से 1.5 हफ्ते पहले आफताब किसी और लड़की से फोन पर बात कर रहा था। ये देखकर श्रद्धा काफी नाराज हुई थी और दोनों की आपस में लड़ाई भी हुई। आफताब ने उसी दिन मर्डर का प्लान बना लिया था, लेकिन अचानक श्रद्धा इमोशनल हो गई, रोने लगी और ये देखकर आफताब पीछे हट गया। लेकिन 18 मई को उसने मर्डर ही कर दिया। अब जो उसने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है वो ये कि आफताब के संबंध जो हैं कई और लड़कियों से भी थे, कई और उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, जिसको लेकर श्रद्धा के को जो है उस पूरे मामले की जानकारी हो गई थी। वो उसको बार बार टोकती थी, वो ऐतराज जताती थी कि वो दूसरी लड़कियों से बात ना करे, जिसकी वजह से जो आफताब है वो श्रद्धा पर गुस्सा होता था। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कई बारी उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। आफताब एक शेफ था, क्या चॉप करना है, कैसे चॉप करना है, उसे अच्छी तरह से आता था। उसकी इस फेसबुक पोस्ट से एक हिंट मिल जाता है। चूंकि आरोपी खानसामे यानी शेफ की ट्रेनिंग ले चुका है, इसलिए उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि किस चीज के टुकड़े कैसे किए जाते हैं, उसे लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखा जाता है। श्रद्धा की निर्मम हत्या के लिए सबसे पहले उसे एक धारदार चाकू की तलाश थी और उसकी ये तलाश इस दुकान पर जाकर पूरी हुई। आफताब को चाकू बेचने वाले दुकानदार ने उस दिन की मिनट टू मिनट डिटेल इंडिया टीवी संवाददाता को दी है। बड़ी बात यह कि अब तक पुलिस उस हथियार को रिकवर नहीं कर पाई है जिससे बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े किए थे। लेकिन आफताब ने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में यह बताया कि छतरपुर चौक के पास की ही एक दुकान से उसने एक चाकू खरीदा था, जिससे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस जब इस दुकान पर पहुंची, दुकान के ऑनर से क्या कुछ बातचीत हुई, उनसे बातचीत एक बार करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप सचदेवा है। सुदीप, आपकी किस चीज की दुकान है और कब पुलिस ने आपसे संपर्क साधा, क्या कहकर? मेरी किचन क्रॉकरी अप्लायंसेस की शॉप है और पुलिस मेरे पास परसों आई थी और परसों उन्होंने इसलिए आई थी क्योंकि आफताब ने बयान दिया है कि यहाँ से उसने चाकू और गार्बेज बैग खरीदे थे। तो क्या पता लगा जब यहाँ पर पुलिस आफताब को भी लेकर आई थी? आफताब को भी लेकर आई थी। क्या बताया आफताब ने? यहाँ पर क्या पूछताछ हुई? आफताब ने ये बताया कि मैंने 5-6 महीने पहले आके यहाँ से एक नाइफ खरीदा था और गार्बेज बैग खरीदा था। इनके जो डोमेस्टिक यूज के लिए यानी कि जो नॉर्मल घरों में रसोई में जो चाकू इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरीके के चाकू इस स्टोर के अंदर ये रखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उसने जो चाकू खरीदा उससे उसने पहले टेस्ट किया अपने हाथ पे, उसके कट लग गया, फिर उसने बगल के अस्पताल में पट्टी करवाई। टेस्ट नहीं करा, उसको चाकू ले जाते हुए उसको किसी तरीके से चाकू लगा, उसने बैग में डाला, शायद उसको हाथ पे लग गया। फिर साथ में एक हॉस्पिटल है, वहां पे उसने अपना थोड़ा सा जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो कराया। चाकू से काम बनेगा या नहीं, ये चेक करते करते आफताब के हाथ कट गए। इसके बाद वो दौड़ा दौड़ा बगल के क्लिनिक में पहुंचा और उस दिन क्या क्या हुआ, आफताब ने डॉक्टर से क्या बताया, उस वक्त वो कितना नर्वस था, इसकी डिटेल उस डॉक्टर ने दी है जिसने आफताब का इलाज किया था। सर, आफताब यहाँ पर कब आया था, किस तरीके का कट उसके हाथ में लगा हुआ था, कब का मामला है? जी, ये मई का मंथ था और अर्ली मॉर्निंग था। आई थिंक 10-11 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ टाइम था। और आने के बाद जो है कैजुअल्टी में लेट गया। तो मेरे स्टाफ ने बोला कि सर देख लो, एक लेसरेशन है और छोटा सा लेसरेशन आया हुआ है और स्टिच कर दो। तो मैं गया उससे, तो फिर मैंने पूछा उससे, मैंने हिंदी में उससे बात की, तो वो हिंदी बिल्कुल नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था और काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था, काफ़ी डोमिनेंट, काफ़ी लाउड वॉइस में बात कर रहा था और काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रहा था। तो उसने बोला कि वाइल कटिंग फ्रूट यू नो आई गॉट एक्सीडेंटल इंजरी इन माई राइट फोआर्म एंड इट इज़ अ सुपरफिशियल वुंड। तो फिर मैंने उसको देखा और उसके बाद वो सुपरफिशियल था, क्लीन कट था, ऐसा लग रहा था नाइफ से है। मैंने उसको स्टिच किया और कुछ मेडिसिन लिख करके फिर उसको जाने दिया। फिर उसको बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसकी, क्या कुछ डरा सहमा था या अस्पताल के अंदर बिहेवियर कैसा लग रहा था उसका? बिल्कुल उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई उसके अंदर कोई घबराहट नहीं थी और बिल्कुल जो है आई टू आई कॉन्टैक्ट था मेरे से और काफ़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और लाउड वॉइस में बात कर रहा था और हाइपर और अग्रेसिव लग रहा था। वो हाइपर एग्रेसिव वो लग रहा था। जब वो हॉस्पिटल में आया तो अमूमन जैसे पेशेंट्स आकर बैठते हैं, वेट करते हैं, उसका क्या लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज में काफी एग्रेशन था, काफी टाइट जैसे बात कर रहा था, जैसे बिल्कुल एकदम स्ट्रांग बात कर रहा था, खड़े होकर बात कर रहा था, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि हाँ नर्वस है, घबराया हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिल्कुल चाकू का इंतजाम हो गया, आफताब के जख्मों पर मरहम भी लग गया। मर्डर के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करने के बाद का प्लान इसके बाद बना। आफताब को पता था कि मर्डर के बाद अगर वो कहीं भी डेड बॉडी ऐसे ही डंप करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने
पूरी रात इंटरनेट पर अलग अलग वीडियो खंगाले, बॉडी को कैसे और किस तरह से चॉपर से काटा जाता है ये सर्च किया, लाश के टुकड़ों को खुले में न रखे फ्रिज में रखना है ये तक पता लगाया। और फिर मर्डर के अगले दिन यानी 18 को आफताब लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और 19 मई को जाकर नया फ्रिज लेकर आता है ताकि लाश को उसमें कई दिनों तक रख सके। आफताब उसका नाम है, उसने अपना मोबाइल नंबर यहां पर दिया हुआ है, अपना हाउस नंबर दिया हुआ है D93 गली नंबर 1 छतरपुर पहाड़ी इलाका, ये उसने यहां पर अपना पूरा एड्रेस दिया है। उसने डबल डोर जो फ्रिज है वो उसने यहां से खरीदा और उससे क्रेडिट कार्ड से स्वैप कराया। जीएसटी लगाने के बाद करीब 25,300 रुपए का डबल डोर जो ये फ्रिज था वो उसने खरीदा। और ये 19 मई यानी कि 19 मई आज से करीब 6 महीने पहले का ये बिल है। 18 मई के आसपास बताया जा रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या की और 19 तारीख को उसने एक पास की दुकान से डबल डोर फ्रिज खरीदा और उसमें बॉडी के जो पार्ट्स थे उन्हें रखा, जिसके बाद ठिकाने लगाया। जो दुकानदार थे वो जब आफताब यहां पर पहुंचा 19 तारीख को, क्या बोला उसने आके, क्या चाहिए, क्या डिमांड की? सर नॉर्मल कस्टमर की तरह ही आया, बोला हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, हम तो नॉर्मल कस्टमर की तरह डील किया, उसको फ्रिज दिया। किस तरीके का फ्रिज उसने मांगा, बड़ा फ्रिज मांगा या उसने अपनी रिक्वायरमेंट क्या बताई? उसने डबल डोर की फ्रिज के लिए बोला था। हाँ वही डबल डोर का फ्रिज लेके गया वो। तो देखिए ये डबल डोर फ्रिज है, काफी बड़ा साइज उसने ऑर्डर किया। यहां पर आप देख सकते हैं कितने लीटर का होगा ये फ्रिज? ये 260 लीटर का। नीचे का एरिया आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है और अगर हम इसका आपको फ्रीजर का एरिया दिखाएं तो उसमें भी काफी ज्यादा स्पेस है। उसने आकर यहां पर इस फ्रिज को ऑर्डर किया। श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद भी आफताब रुका नहीं। वो किसी की पकड़ में ना आए, किसी को उस पर जरा भी शक न हो, इसके लिए वो श्रद्धा की इंस्टाग्राम आईडी से लगातार कत्ल के बाद भी खुद ही पोस्ट डालता जा रहा था। इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात हुई। श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद आफताब अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड को कमरे पर लेकर आया। दोनों उसी कमरे में रुके जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फ्रिज में छिपा कर रखा था। आफताब सोता भी उसी कमरे में था जहां उसने श्रद्धा की हत्या करके शव को टुकड़ों में काटा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रिज में रखने के बाद वो उसका चेहरा हर रोज देखता था। 18 दिनों तक वो इन्हीं टुकड़ों के साथ रहा। उसी फ्रिज से ही खाने पीने का सामान भी निकालता और रखता था और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने फ्रिज की सफाई भी की थी। किसी को कमरे के आसपास आने देना तो दूर, आफताब डोरबेल तक नहीं बजाने देता था। जब मैं आया था तो मतलब कि बेल बजाया था तो उसने खोला था गेट मेरा। गेट खोलने के बाद जो है से उसने बोला कि भाई मेरा बेल नहीं बजाना बस, और मैं अपना रूम में चला आया। तो आपने किस लिए बेल बजाया था? गेट बंद था ना, मेन गेट बंद था तो गेट बेल बजाया था खोलने के लिए। अच्छा ऊपर की बेल बजाई थी? हाँ, जैसे फर्स्ट है सेकेंड है ना, तो फर्स्ट वाले ने मैं बजा दिया था उसका बेल। तो आया था उसने खोल दिया था और चले गए थे। और निकलता भी तो वो खाना लेने के लिए 11 बजे 10 बजे खाना उसका आता था जोमेटो से, बस वो खाना लेकर के और चला जाता था रूम में। खाना लेने के लिए डेली जोमेटो से मंगाता था या कभी कभार? मतलब कि हाँ, खाना तो उसका डेली आता था जोमेटो से। जोमेटो से डेली खाना आता था? हाँ, ऑनलाइन। अलग अलग थ्योरी चल रही है क्योंकि दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद ही कत्ल हो गया। तो क्या मुंबई में रहते हुए ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या का प्लान बना लिया था और दिल्ली मर्डर के इरादे से ही आया था? इसका जवाब श्रद्धा के एक दोस्त ने दिया है, जिसे श्रद्धा ने खुद बताया था कि आफताब उसे मार डालेगा। आफताब को देखकर समझ में नहीं आया कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। उसने बताया था कि आफताब वायलेंट होता है, वो हाथ उठाता है उसके ऊपर। तो शुरुआत में मेरे ख्याल से वो कुछ कारण हो सकता है जो कि हमको बताया गया। ऐसा कई बार मतलब मैसेजिंग के जरिए या फिर चैट के जरिए, कॉल के जरिए ऐसा लगे बार बार इस तरह की घटनाएं श्रद्धा के साथ होती हैं। अब बिहेवियर में उसके चेंजेस दिखने लग गए थे, तो फिर जाहिर सी बात थी कि हम बहुत अपफ्रंट होके नहीं पूछ सकते हैं सभी चीज़ें, लोगों का पर्सनल मैटर होता है। लेकिन श्रद्धा ने बताया था कि उसको वो इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती है। श्रद्धा में जो बदलाव है वो हमें दिख रहा था, पर हम दोस्त के नजरिए से देख रहे थे, हम इसमें धर्म को नहीं देख रहे थे। लेकिन मुझे अब लगता है, आज मुझे लगता है कि आफताब का बैकग्राउंड प्लीज चेक किया जाए, जाना जाए कि वो एग्जैक्टली किन लोगों के साथ में उठता बैठता था, किन के साथ संपर्क में था। वो हो सकता है कोई एक बहुत पेशेवर क्रिमिनल या फिर हो सकता है टेररिस्ट भी हो, क्योंकि 35 टुकड़े आप एक आम इंसान नहीं कर सकता।
इस पूरे मामले में जो सबसे सनसनीखेज चीज सामने आ रही है वो ये है कि आफताब के सिर्फ श्रद्धा से नहीं कई और लड़कियों से संबंध थे और वो सारी की सारी लड़कियां दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या ये सीधे सीधे लव जिहाद का मामला है? ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी, और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।